चैप्टर है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में। एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से दिया हुआ है। जंतु ऊतक की बात करेंगे, ठीक है। जंतु ऊतक का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो पूरी जगह ये हमें देखने को मिलेगा। एनिमल टिश्यू, इस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका रोल क्या है, तो ये पूरी बॉडी में रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। यदि बेसिक समझ लोगे तो आगे इजी होगा याद करने से। हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक जगह पर कौन सा कहाँ पास प्रेजेंट होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो हम यही से स्टार्ट करते हैं। एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म, जीव जो एनिमल्स हैं, ठीक। टिश्यू मेन टिश्यू है, तो टिश्यू हो सकता है। टिश्यू क्या कहलाते हैं, हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। लाइक यदि हम घर की बात करें तो घर किससे बना हुआ, हमारा ईंट से बना हुआ कि नहीं, ईंट और ईंट के बीच में जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीमेंट और रेत कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। उसी तरह हमारा टिश्यू जो होता है वो छोटी छोटी सेल से बना होता है। किससे, कोशिकाओं से। सेल, सेल मीन्स कोशिका। छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, सेल से बना होता है, ठीक। तो हमारी सेल क्या है, घर की जो ईंट है वो क्या है, सेल। अब ईंट को जोड़ने के लिए कोई मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पास कोशिका को भी जोड़ने के लिए कोई मटेरियल चाहिए कि नहीं। तो कोशिका को जो जोड़ने के लिए मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, अंतःकोशिकीय पदार्थ। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं पहले। तो बहुत सारी मान लेते हैं, एक ये सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक। और इनके बीच में क्या होगा, कनेक्टिव मटेरियल होगा। कनेक्टिव मटेरियल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू। क्या बनाएगा बच्चों, टिश्यू। टिश्यू मीन्स ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक, ठीक। तो हमारी घर है, घर में क्या है, बहुत सारी ईंट है, ईंट मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा घर बना रहे हैं। अब बहुत सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं, एक मोहल्ला बनाते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स अंग। क्या बनाते हैं, अंग। बहुत सारे ऐसे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, अंग। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा सिस्टम, जिसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। मीन्स बहुत सारे मोहल्ला मिलकर क्या बनाएंगे, एक गांव बनाएंगे। तो पूरा क्या हो गया, गांव एक सिस्टम हो गया कि नहीं, ठीक। तो ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और समझते हैं इसको, अंग तंत्र। और समझते हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल करने में मेन सा कौन सा सिस्टम हेल्प करता है, तंत्रिका तंत्र करता है कि नहीं, सभी को पता होगा। तो तंत्रिका तंत्र की जो सिंगल सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं कि नहीं, पता है सभी लोगों को। तो सिंगल सेल को क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है, पता है कि नहीं, सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे। तो न्यूरॉन क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है। ऐसे बहुत सारी सेल मिलकर न्यूरॉन या नर्व सेल इसी को बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। सर तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे जब सेल मिलकर। तंत्रिका मतलब नर्व, न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम मींस तंत्रिका तंत्र, ओके। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, एक सिंगल सेल है। अब बहुत सारे ऐसे सेल मिलकर क्या बनाएंगी, नर्वस टिश्यू। क्या बनाएंगी, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक। क्या बनाएंगी, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। समझ में आ रहा है सभी लोगों को बच्चों। नर्व सेल जिसे क्या बोला हमने, न्यूरॉन। बहुत सारे नर्व सेल मिलकर क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, नर्वस सिस्टम।
सिस्टम नहीं बेटा, Organ. नर्व ऑर्गन। नर्व ऑर्गन में क्या आएगा अपना? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी ये ऑर्गन है क्या है? नर्व ऑर्गन है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या हो जाएंगे? नर्व ऑर्गन, तंत्रिका अंग। क्या हो जाएंगे? नर्व ऑर्गन, क्या? तंत्रिका अंग, जिसमें क्या आ जाएगा अपना एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मस्तिष्क, ये सब हो जाएंगे कि नहीं? ठीक। नोज बेटा सेंसरी ऑर्गन, ठीक। तो नर्व ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? नर्वस सिस्टम। अभी तो हमने बात की कि कौन क्या बनाएगा, इसकी बात की हमने। अब हम यदि बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या होंगे? सेल की सबसे पहले हम बात करते हैं, एनिमल टिश्यू से स्टार्ट किया था, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक। अब उसके आगे डेफिनेशन की बात करेंगे हम, तो जो टिश्यू किस में प्रेजेंट हो? एनिमल में प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे हम? एनिमल टिश्यू बोलेंगे, ठीक। तो सेल मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या? ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। इस कोशिका मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक, ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंगतंत्र। उदाहरण के लिए हमने किसका उदाहरण लिया? तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का उदाहरण लिया। तो तंत्रिका तंत्र की सिंगल स्ट्रक्चर या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन या नर्व सेल। नर्व सेल क्या मिलकर बनाएंगे? नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? नर्व ऑर्गन मींस तंत्रिका अंग, और तंत्रिका अंग मिलकर क्या बनाएंगे? नर्वस सिस्टम, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं। अब सर टिश्यू क्यों बोलेंगे, किसको बोलेंगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, और हम दो डेफिनेशन की बात करेंगे। एनसीईआरटी ने क्या डेफिनेशन दिया है, और ग्रुप ऑफ सेल्स क्वेश्चन होता है सभी लोगों का। ग्रुप ऑफ सेल्स, पहला टिश्यू के लिए क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ सेल्स, ये तो होना ही चाहिए, ठीक। उसके पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या लाइफ, ठीक। ये सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट, जो कि फंक्शनल है, इंडिपेंडेंट काम कर सकती है। तुमने सुना होगा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या टिश्यू बनना पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल चाहिए, कोशिकाओं का समूह चाहिए। तो यूनिसेलुलर जीव में, एक कोशिकीय जीव में क्या बहुत सारी कोशिका होंगी या सिंगल कोशिका होगी? सिंगल होगी। तो टिश्यू बनेगा क्या उसमें? नो सर, नहीं बनेगा ना। समझ में आ रहा सभी लोगों को? यस सर। आ रहा बेटा, ठीक। तो टिश्यू बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक। ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक। सेल्स समझ में आया? सेल क्या है? कोशिका स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, ठीक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, सेल बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, ठीक। ग्रुप ऑफ सेल्स, अब इसकी डेफिनेशन बहुत जगह अलग अलग होती, वेरी करती। इसकी मस्ट प्रायोरिटी क्या है? इसकी जो होती है, ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, ओरिजिन इज ऑलवेज सेम। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति सदैव समान होती है, समान होती है, उन्हें क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जनरली सिमिलर, अब इसका मतलब क्या? यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति सदैव समान होती है और संरचना और कार्य जनरली प्रायः समान होते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। कौन? स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम किसका? हम एग्जांपल लेते हैं, ये लिखना है क्या बच्चों? यस सर। लिख लो यहां तक, फिर मैं बताता हूं एग्जांपल। जल्दी लिखो।
सर आप सेल बायोलॉजी में पढ़ा हो? सेल बायोलॉजी, जूलॉजी। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम डाइजेशन का लिख सकते हैं, पाचन तंत्र का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ मेन ये चीज लिखो यहाँ से इधर का। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, यहाँ पास स्पेस नहीं है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति सदैव समान होती है और संरचना और कार्य प्रायः समान होते हैं, प्रायः समान होते हैं, लेकिन संरचना और कार्य भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिन, उत्पत्ति सदैव समान होगी, ऑलवेज सिमिलर होगी। कोई भी डिफरेंट ओरिजिन में टिश्यू नहीं कहलाएगा। ठीक, सर एक बार और बोल देना हिंदी में। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति सदैव समान होती है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति सदैव समान होती है, लेकिन संरचना और कार्य प्रायः समान होते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। लिख लिया यहाँ पर बच्चों? लिखिए, मिटा दूं? देखो ये मैं मिटा रहा हूँ इधर का, बहुत सारा इधर लिखना है, कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। सर हो गया, कर दीजिए। एग्जाम्पल भी मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या दिया है, एनसीईआरटी ने डेफिनेशन जनरली सिंपल सा देकर के छोड़ दिया है। ग्रुप ऑफ सेल्स with similar function along with intercellular substance called tissue। सिंपल सा क्या उसने बताया है, उसने बताया कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी कार्य प्रायः समान होते हैं, वो किसके साथ, अपने मैट्रिक्स के साथ, इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ, अंतःकोशिकीय पदार्थ के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक, ऊतक बनाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू, टिश्यू के लिए बताना। ठीक, ओरिजिन इज ऑलवेज सेम, दूसरा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सेम, तीसरा फंक्शन इज ऑलवेज सेम, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। सर ए फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं? यहाँ क्या माइनर से चेंज किया कि नहीं? ऑलवेज लिख दिया। यदि लिखता है यहाँ पास जनरली, ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते कि नहीं? यस सर। समझ में आया कि नहीं? अब एग्जांपल से समझते हैं। हमारा ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड ये क्या है, ब्लड टिश्यू है कि नहीं, सभी को पता होना चाहिए। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, संयोजी ऊतक है, अपन आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पास समझ लो। ब्लड में जो होते हैं कितने टाइप की सेल पाई जाती हैं? तीन टाइप की। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक, रक्त में तीन तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? अब देखो, ब्लड इज अ टिश्यू, इसका टिश्यू क्यों बोला, अभी समझते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? सर
मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का? रेड ब्लड सेल्स को इसका फुल फॉर्म सर रेड कलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। रेड कलर इसलिए आता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक। दूसरा डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की बात करें, डब्ल्यूबीसी का प्रोटेक्ट करती है एंटीबॉडीज से। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी से नहीं, आरबीसी होती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ठीक। ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक। प्लेटलेट के फंक्शन की बात करें तो इसका ब्लड क्लॉटिंग कराना, रक्त का थक्का जमाना। तो यहाँ पर तीनों का फंक्शन डिफरेंट है। तब भी टिश्यू बोला कि नहीं? यस सर। शेप की भी बात कर लेते हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है? सर ओवल। ओवल नहीं होता बेटा, ये कौन सा शेप है? बाइकॉन्केव। केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा मतलब सिंपल सा गड्ढा। बाइकॉन्केव मींस दोनों साइड से गड्ढा। अब दोनों साइड से क्यों होता है इसको हम पढ़ेंगे ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। ठीक। इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव। इसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर या अमीबॉइड शेप होता है कि नहीं? अमीबॉइड, अमीबा के आकार का। अमीबा का आकार कैसा होता है? इरेगुलर होता है, अनियमित होता है कि नहीं? प्लेटलेट की बात करें तो इसका ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप। यहाँ पर देखो फंक्शन भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन टिश्यू बोला है। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन सेम है। ओरिजिन कहाँ से होता है? स्टेम सेल से होता है। हिमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं। हिमेटोपोइटिक सेल्स कहाँ होती हैं? बोन मैरो में होती है। ठीक। स्टेम सेल से ओरिजिन होता है, इसलिए क्या बोला हमने? इसको टिश्यू बोला है। सर नोट डाउन करें। इसमें क्या नोट करने की बात है बेटा? सर समझने की है सब कुछ। स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल ऐसी सेल है जिसका जो प्लूरिपोटेंट होती है, सारी टाइप की सेल का बनाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का बनाती है। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेम सेल मींस बेस सेल, जिनसे तीनों सेल का ओरिजिन होगा। ठीक। हिमेटोपोइटिक सेल होती है। हमने स्टेम सेल नाम दिया, इसका पर्टिकुलर नाम होता है पर अपने काम का नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था। ऐसी डेफिनेशन क्यों बोला गया? ओरिजिन इज ऑलवेज सेम। टिश्यू कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन ओरिजिन भी सेम होगा तभी टिश्यू कहेंगे। ठीक। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? अब देखो, इसको मत करो, ये पढ़ेंगे हम सब आज, ये पढ़ेंगे। अब देखो टिश्यू को तक समझ में आया। अब टिश्यू की बात करते हैं। सिमिलर टिश्यू जो सिमिलर फंक्शन करते हैं वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन मींस जो फिजिकल और केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगे। और क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ठीक। जैसे हम बात करें जो टिश्यू डाइजेशन में हेल्प करेंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक। डाइजेशन मींस पाचन में जो हेल्प करेंगे टिश्यू, वो मिलकर क्या बनाएंगे? पाचन के अंग बनाएंगे। ठीक। और जो ऑर्गन किस में हेल्प करेंगे? बहुत सारे ऑर्गन पाचन में मिलकर हेल्प करेंगे, तो क्या बनाएंगे? पाचन तंत्र बनाएंगे। अपन ने पूरा एक देखा था नर्व सेल का, वैसे जो सिमिलर फंक्शन करेंगे वही बनाएंगे सिस्टम। अब बोल दो कि सर एक जो होते हैं पाचन का ले लेते हैं, एक तंत्रिका तंत्र ले लेते, तंत्रिका की सेल ले लेते हैं। अब दोनों ये सिमिलर ऑर्गन बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ तक कार्य समान होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? अब हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। किंगडम सुना है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और एनिमेलिया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल। ठीक। एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के फाइलम है कि नहीं? पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में? ठीक। अपन पढ़ेंगे उसको भी, मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ इसको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं। एनिमेलिया की बात करते हैं। एनिमेलिया में से 10 या 11 फाइलम है, अलग अलग क्लासिफिकेशन में अलग अलग। उसमें कौन कौन से हैं? पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस एंड एनिमिडा,
आर्थ्रोपोडा, वर्टेब्रेटा, आर्थ्रोपोडा के बाद वर्टेब्रेटा, वर्टिब्रेटा बहुत बात का है, वो अंदर का सब फाइलम में डिवीजन। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो वहां पास हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एनिमल में अलग अलग है। जैसे जैसे एनिमल जंतु विकसित हुए तो क्या हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया, विकास का क्रम बढ़ता गया। सबसे पहले क्या हुआ, जब इवोल्यूशन हुआ तो यूनिसेलुलर एक कोश की जीव आए कि नहीं, Yes. उसके बाद धीरे धीरे क्या बने, मल्टीसेलुलर बने। ठीक, मल्टीसेलुलर धीरे धीरे क्या बनाना स्टार्ट किया, टिश्यू का बनाना स्टार्ट किया, टिश्यू बनता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और डेवलप हुआ, ऑर्गन बना, धीरे धीरे और डेवलप हुआ तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। तो जो लोअर एनिमल होंगे, निम्न जंतु होंगे, उसमें ऑर्गन सिस्टम होगा क्या, No, sir. नहीं होगा। ठीक, उसी तरह हम थोड़ा सा यहाँ से लिंक करते हैं, बस जस्ट याद रखना, वहां फिर से पढ़ेंगे इस चीज को। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन संगठन स्तर की बात करें तो कोशिकीय स्तर का संगठन स्तर किसमें होता है, पोरीफेरा में। किसमें, पोरीफेरा, पोरीफेरा में। बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, वहां फिर से लिखेंगे इस चीज को। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। किसमें होता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ठीक, देन ऑर्गन अंग लेवल का या अंग लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन किसमें होता है, प्लेटी हेलमिंथेस में। किसमें, प्लेटी हेलमिंथेस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल का, अंग तंत्र स्तर का, एसके हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आए थे, एसके हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, उस समय क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, अंग तंत्र प्रेजेंट होगा। इनमें अंग तंत्र प्रेजेंट नहीं होगा। अधिक से अधिक कहां तक डेवलप हुए हैं, ऑर्गन तक डेवलप हुए, अंग तंत्र विकसित नहीं हुए। समझ में आ रहा सभी लोगों को अच्छे से? यस सर। कोई डाउट हो तो बताना। आ रहा बेटा? ठीक, सेलुलर लेवल किसमें है, पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल किसमें है, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा में। और ऑर्गन लेवल प्लेटी प्लेटी हेलमिंथेस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल बाकी सब एस्के हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, टिश्यू क्या है समझ में आया? अब बात करते हैं आगे, हम चलते हैं टिश्यू के आगे चलते हैं। डेफिनेशन सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी? ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं पूरा। सर एक क्वेश्चन था, बोलो। सर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो होता है, सेल के बीच जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, कोशिकाओं के बीच जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दो कोशिकाओं के बीच। हाँ, ये क्या है, एक कोशिका है मान लेते हैं। ये एक कोशिका है। अब इन कोशिका को जोड़ेगा कौन? कुछ ना कनेक्टिव मटेरियल चाहिए कि नहीं? Yes. जैसे अपनी ईंट को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कनेक्टिव मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पास क्या होता है, जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, लाइक ग्लूकोपॉलीसेकेराइड सबसे ज्यादा होता है। ठीक, मैट्रिक्स क्या है समझ में आया? ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम, अपन ने क्या इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्या देखा हमने, इंट्रोडक्शन टिश्यू कहलाते क्या। उसके बाद क्या देखेंगे, इसका इंपोर्टेंस और इसके टाइप देखेंगे। हम टाइप और इंपोर्टेंस साथ में देखते हैं। ये लिख लो, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी लिख लो बेटा, यही पूछेगा। औतिकी बोलते हैं इसको, औतिकी। हिस्टोलॉजी लिख लो, ज्यादा बेटर। ये लिख लो, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है टर्म। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया? हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया उसकी बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजी टर्म पॉइंट बाय मेयर
वो नाम लिखा हुआ है। हिस्टोलॉजी शब्द मेयर द्वारा दिया गया लिख लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट आता है अपना फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं रिचर्ड शॉ। कौन है? रिचर्ड शॉ। ठीक, हिस्टोलॉजी के जनक रिचर्ड हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी लिख लिया बच्चों। इसके अलावा और हैं डिफरेंट टर्म, बस इंपॉर्टेंट यही है। डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी उसको बोलते हैं। बहुत सारे टर्म हैं, इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट थे। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टर्म पॉइंट बाय मेयर, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी रिचर्ड। ठीक, क्लियर? आगे चलें। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टिश्यू की। टाइप ऑफ टिश्यू की बात करते हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट तो नहीं ना? ऊतक के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर टिश्यू को 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं पता है किसी को? क्या सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। दूसरा आता है हमारा, कौन सा आता है दूसरा? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा आता है क्या? तीसरा क्या आता है बच्चों? मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। और चौथा क्या आता है? न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? संयोजी ऊतक। इसको क्या कहेंगे? पेशीय ऊतक। और इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका ऊतक। ठीक बच्चों, क्या क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब इनका मोटा मोटी फंक्शन देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या होते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, इसके नाम में ही काम है। इपी मींस अपॉन, थीलिया मींस ग्रोथ। ये कनेक्टिव टिश्यू, किसी के अपॉन मींस ऊपर, किसी के ऊपर ग्रोथ करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या करना है? अपनी स्किन किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो कवरिंग प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, अब्जॉर्प्शन, सुरक्षा प्रदान कराना। अब्जॉर्प्शन मींस अवशोषण में हेल्प करना, उत्सर्जन में हेल्प करना। ये सब किसके फंक्शन है? एपिथेलियल टिश्यू के। मेन फंक्शन क्या है? कवरिंग बनाना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, स्किन में प्रेजेंट होती है कौन सी? एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, संयोजी ऊतक की। इसका फंक्शन क्या है? नाम में ही काम है।
कनेक्ट, जोड़ता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जोड़ता है, कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक, इसके बाद जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है कि नहीं, यस सर, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन किसमें, संकुचन होता है, संकुचन किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट में, किसमें, मूवमेंट में, ठीक, गति प्रदान करने में, ठीक, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक। न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम बनाएगा, मींस सबका बाप है, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पूरी बॉडी को कि नहीं। भैया डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है एंड स्केलेटल सिस्टम है, और इन सब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए कि नहीं झगड़ा हो जाएगा कि नहीं आपस में, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, समन्वय कैसे होगा, इनको समन्वय करवाने में कौन सा हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है सेल के बाहर और एंडोक्राइन सिस्टम सेल के अंदर, ठीक, कंट्रोल करता है। इन सबका बाप कौन होता है, नर्वस सिस्टम, याद रहेगा कि नहीं, यस सर, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या देखा, इन सब के टाइप, टिश्यू के प्रकार, ये सब देखा, डेफिनेशंस देखी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है सबसे पहले ओरिजिनेट होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक, समझ में आया कि नहीं। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्लोजली होती, कॉम्पैक्टली होती, पास पास होती हैं, इस कारण उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। समझो इसका मतलब क्या है, टिश्यू है मतलब बहुत सारी सेल होंगी, बहुत सारी सेल होंगी तो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो है स्पेस कम होता है, क्यों, क्योंकि ये पास पास होती हैं, स्पेस कम है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स कम होगा कि नहीं, या लिटिल होगा, थोड़ा अमाउंट में होगा कि नहीं। एनसीईआरटी की लाइन से, ठीक, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, इसके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस या स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस कम है तो मैट्रिक्स कम होगा, ठीक। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू, ईपी मींस अपॉन, थीलिया मींस ग्रोथ, मैंने बताया कि नहीं ये चीज। अब ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ क्यों करता है, उसका रीजन समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ क्यों करता है उसका समझते हैं। किसके ऊपर ग्रोथ करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ क्यों करता है। भैया किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं, आपको भी जिंदा रहना है तो खाना चाहिए, आपका सेल है तो सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक। खाना कहाँ से मिलेगा हमें, कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू से क्यों मिलेगा सर, वो ब्लड सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसके पास क्यों नहीं है ब्लड। मस्कुलर टिश्यू के पास तो ब्लड है, न्यूरल टिश्यू के पास भी ब्लड है, सब कुछ है। देखो एक ही सेल कैसी है, कॉम्पैक्टली है कि नहीं, यस सर, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है या कम है, तो यहाँ पास क्या होगा, ब्लड वेसल्स, रक्त कोशिकाएं, लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनियां, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनिकाएं, लिम्फ वेसल लसिका वाहिनियां और न्यूरॉन, ये सब एब्सेंट होंगे या बहुत कम अमाउंट में होंगे। तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में क्या बहता है, ब्लड में क्या क्या होते हैं कंपोनेंट में, वहां पास ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, न्यूट्रिशन मींस लाइक ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ये सब होंगे, फैट, शुगर, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब होंगे कि नहीं, हार्मोन्स सब होंगे कि नहीं। जब इनकी सप्लाई कम होगी, ब्लड वेसल्स कम होंगी, वहां रक्तवाहिनियां कम होंगी, क्या इनके पास न्यूट्रिशन पोषण पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा ना, नहीं पहुंचेगा तो किसी दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि नहीं, दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्यों डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्योंकि जिंदा रहना। अब इनके पास क्यों ब्लड सप्लाई नहीं है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पास ब्लड वेसल्स जनरली एब्सेंट होती है। अब जब ये ग्रो करता है, किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है,
होता है कुछ। तो ये मान लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पास तो सब कुछ होगा, यहाँ पास ब्लड वेसल्स भी होंगी, यहाँ पास ब्लड वेसल्स भी होंगी, सब कुछ होगा। और ये मान लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स है, कोशिकाएं हैं, ठीक। अब एपिथेलियल टिश्यू की कोशिका और कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका, एपिथेलियल टिश्यू की सेल और कनेक्टिव टिश्यू की सेल कुछ मटेरियल का सिक्रीशन करती है। उस मटेरियल से क्या बनता है, एक लेयर बनती है, उसे बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली। बेस पर बन रही है कि नहीं एपिथेलियल टिश्यू के, कलाऊतक के बेस पर, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली कहते हैं। ये कैसी होती है, निर्जीव होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, असेल्युलर होती है, अकोशिकीय होती है, इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती, इन दोनों के स्त्रावण से बनती है, ठीक। तो हम स्त्रावण में क्या क्या मटेरियल होता है नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं आज का, सभी लोग रिवाइज करना मेरे साथ, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एनुअल टिश्यू स्टार्ट किया। तो टिश्यू क्या कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके ओरिजिन सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट भी होते सकते हैं लेकिन जनरली सिमिलर होते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ठीक। इसके बाद हमने एग्जांपल देखा नर्व सेल, नर्व सेल में क्या होंगी, न्यूरॉन, न्यूरॉन मिलकर क्या बनाएंगे, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, नर्व ऑर्गन, नर्व ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, नर्वस सिस्टम, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, मींस डिफरेंट स्तर का संगठन स्तर देखा हमने डिफरेंट जीवों। तो सेलुलर लेवल कोशिकीय स्तर का संगठन किसमें है, सेलुलर लेवल पोरिफेरा, ठीक। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल बताओ जल्दी, सिलेंड्रेटा एंड क्टिनोफोरा, ठीक। ऑर्गन लेवल फ्लैटियल वेंट्रिस, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल किसमें है, एस्के एल्वेंथिस टू कॉर्डेटा, एस्के एल्वेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने डिफरेंट टर्म देखे, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी टर्म गिवन बाय मेयर और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा, टाइप ऑफ टिश्यू, कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक। इसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट, रिवीजन करके आना और एनसीईआरटी साथ में जरूर पढ़ना, क्योंकि कोई भी पेपर हो उसका प्रेफरेंस बुक कौन सी होती है, एनसीईआरटी, सभी को पता है कि नहीं, यस सर, ठीक। तो पढ़ता रहना, रिवीजन करके आना और एनसीईआरटी का नेक्स्ट पढ़ के आना। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, सीलिया के बारे में, माइक्रोविलाई के बारे में, काइनोसीलिया, स्टीरियोसीलिया के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सर।